क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ली जून यंग ने पूछा। रुद्र प्रताप ने कारण नहीं पूछा। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और ली जून यंग को अपनी तैयारी पूरी करने का समय देने के लिए थोड़ी देर दरवाजे के सामने खड़े रहे। मानो उसने पहले से तैयारी कर रखी हो। उसने एक बैग उठाया और जल्दी से उसके बगल में खड़ी हो गई। जब तक वे गेट तक पहुंचे, सूरज डूबने ही वाला था। क्या वे सब अंदर चले गए हैं? ली जून यंग ने आश्चर्य से पूछा। कुछ घंटे पहले तक ये जगह खोजकर्ताओं से सजी हुई थी, लेकिन अब वहां एक भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब पहले ही अंदर चले गए थे और गेट के आसपास का क्षेत्र शांत हो गया था। ओह, आप आ गए। पाक सुंग जिन ने जरूरी तैयारी पहले से कर ली थी, क्योंकि एक आदमी रुद्र प्रताप का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे एक्सेस परमिट, साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं जिनका उसने अनुरोध किया था, सौंप सके। हम इन्हें जल्दबाजी में तैयार कर रहे थे, इसलिए अभी के लिए हम आपको केवल 2 अस्थायी परमिट दे सके, लेकिन अधोलोक में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गर्दन के पट्टों से लटकने वाले परमिट में कुछ खास नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सामान्य लोगों से अलग रंग के थे। जब रुद्र प्रताप ने उनके बारे में पूछा तो आदमी ने एक लंबा विवरण दिया। यह अधोलोक अभियान एक बड़े पैमाने पर मिशन माना जा रहा है, इसलिए सभी खोजकर्ताओं ने संघ के साथ पंजीकरण कराया है। आमतौर पर टीमें अपने आप काम करती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे एक टीम अकेले हल नहीं कर सकती। ऐसे में उन्हें संघ के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। संक्षेप में, आपातकाल की स्थिति में संघ को नेतृत्व लेना था और खोजकर्ताओं का नेतृत्व करना था। हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र प्रताप को खोजकर्ताओं के कमांडर की भूमिका संभालने के लिए कह रहे थे। मैं व्यक्तिगत जांच के लिए जा रहा हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं संघ के मामलों में फंसूं, रुद्र प्रताप ने गंभीरता से कहा। आदमी रुद्र प्रताप के लहजे से चौंक गया, लेकिन उसने मुश्किल से संयम बनाए रखा और सिर हिलाया। रुद्र प्रताप को सूचित करने के बाद कि वह अपने फायदे के लिए संघ के नाम का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, वह जल्दी से गेट से चला गया। जब वह आदमी चला गया तो ली जून यंग ने थोड़ी प्रशंसा के साथ संघ के प्रमुख की उन उग्र खोजकर्ताओं को नियंत्रण में रखने के लिए अपेक्षाकृत अच्छा काम करने की सराहना की। पाक सुंग जिन निश्चित रूप से अपना काम अच्छा करते हैं। चलो अंदर चलते हैं। रुद्र प्रताप का प्रवेश द्वार पर और समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था और वह चल पड़ा। बस तारांकन। सीमेंट से अच्छी तरह से बनाया गया गलियारा अब कहीं नजर नहीं आ रहा था और अधोलोक का प्रवेश द्वार पूरी तरह से एक बवाल में बदल गया था। कुछ रोशनियां अपने केबलों पर टिमटिमा रही थीं, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया था। वाह, ये तो दयनीय है। बहुत बुरी हालत है। ली जून यंग दरार पड़े और ढहे हुए गलियारे को देखकर कांप गई। शायद इसलिए क्योंकि अधोलोक को हुए नुकसान की मात्रा उसके सोचने से कहीं अधिक थी और छत को देखते समय उसकी नजरों में चिंता का भाव था। कहा जाता है कि अधोलोक में कोई सही सलामत सामान्य प्राणी नहीं रहता, लेकिन ये देखने के बाद भी लोग अधोलोक में घुसना चाहते हैं। मैं अभी इनकी समझ से परे हूँ। अपनी कुछ हल्की फुल्की टिप्पणियां करने के बाद उसने अपने कंधे फैलाया और आराम करने लगी। तो क्या आप वापस जा रहे हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। कोई सवाल ही नहीं, मैं अधोलोक में पैदा हुई हूँ, याद है। ली जून यंग ने बड़े चौड़े चेहरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रुद्र प्रताप से आगे निकल गई। हालांकि जल्द ही उसने कहा, अंदर तो यह और भी बदतर है। जितना गहराई तक वे गए उतना ही नुकसान और बुरा होता गया। उनका रास्ता मलबे के ढेर से बंद था और वे सामान्य रास्ते जिनका खोजकर्ता पहले उपयोग करते थे अब पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। चाहे कैसे भी देखो, ऐसा लगता है कि यह छोटी मंजिलों से जुड़ गया है। स्थिति और भी बिगड़ गई। पक्की सड़क वाला गलियारा ऐसे मार्गों के संकेत दिखाने लगा जो केवल छोटी मंजिलों में देखे जा सकते थे, जिससे जोड़े की नीचे जाने की गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई। उनके पास संघ द्वारा तैयार किया गया एक नक्शा था, लेकिन इसमें केवल चीन का गेट कहाँ था ये दिखाया गया था, और यह वर्तमान स्थिति में भरोसा करने के लिए पर्याप्त विस्तृत नहीं था। शुक्र है जो पहले अंदर गए थे उन्होंने निशान छोड़े हैं। हर जगह लड़ाई के निशान देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि प्रारंभिक खोजकर्ताओं के समूह के लिए आगे बढ़ना कितना कठिन रहा होगा। उनकी तुलना में रुद्र प्रताप और ली जून यंग को एक भी प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इन प्राणियों से निपटना नहीं पड़ा। मैं सच में ऐसी स्थिति में इनका सामना करके अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, ली जून यंग ने सीधे रुद्र प्रताप को देखते हुए कहा। उसे शायद पता चल गया था कि प्राणी उनके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि रुद्र प्रताप की उपस्थिति थी। यह अपेक्षित था। जैसे ही उन्होंने अधोलोक में प्रवेश किया, रुद्र प्रताप ने एक बिल्कुल अलग उपस्थिति का प्रदर्शन किया, जो ली जून यंग ने जिस श्रेणी में डंगोन बेबी को रखा था उससे कहीं अधिक थी। जैसे ही उनके चारों ओर की दुनिया अंधेरी हुई, उसकी आंखों से नीली रोशनी की धाराएं मंद रूप से बहने लगी और उसके अंदर से निकलने वाली प्रताप इतनी थी कि वह उसे उसके सामने घुटने टेकने और उसकी उपासना करने के लिए मजबूर कर सकती थी। वह उच्च स्वामी हाईलॉर्ड की प्रतिष्ठा थी। ली जून यंग ने अवर्णनीय उपस्थिति महसूस करके सिर हिलाया। वह उसके साथ थी और फिर भी वह इस तरह कांप रही थी।
ऐसे में कौन सा प्राणी उसके पास जाने की हिम्मत करेगा? यह महसूस करके कि उसका स्वामी किस प्रकार का अस्तित्व था, वह हर कदम के साथ और अधिक साहसी हो गई। अब वह खोजकर्ताओं की अग्रिम टुकड़ी के निशानों का पालन करने पर केंद्रित रही, सभी प्राणियों के निशानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। रुद्र प्रताप दूसरी ओर उसकी अपनी ओर देखने को महसूस कर रहा था और नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। ये दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार लग रहा है। दोनों ने सामान्य डंगोन बेबी की तुलना में अतुलनीय सहनशक्ति हासिल कर ली थी जब से उन्होंने एक भूलभुलैया प्राप्त किया था। इस प्रकार वे बिना सोए या ब्रेक लिए लगातार चलने में सक्षम थे, फिर भी उन्हें अंततः स्थान पर पहुंचने में लंबा समय लगा। चलो जल्दी करते हैं। थकान के कोई संकेत दिए बिना रुद्र प्रताप ने अमानवीय ढंग से घोषणा किया कि वे अपनी गति बढ़ाएंगे। उसने शायद ही कोई पानी पिया था, खाना तो दूर की बात है, और कोई भी सोचता कि वह इंसान है या नहीं। हालांकि ली जून यंग खुद भी भूलभुलैया स्वामी बनकर तेजी से विकास कर चुकी थी, फिर भी उसके पास ऐसी अलौकिक सहनशक्ति नहीं थी। हालांकि वह खुद थी जिसने साथ चलने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने एक आह भरी और अपनी गति बढ़ा दी। दूसरी मंजिल पहली मंजिल से अलग थी। अगर पहली मंजिल ऐसा लगता था मानो आंशिक रूप से अन्य मंजिलों के साथ मिल गई हो, तो दूसरी मंजिल ऐसी लग रही थी मानो पूरी मंजिल पलट दी गई हो। इस तथ्य के बावजूद नक्शा जिसे संघ ने निश्चित रूप से जल्दबाजी में बनाया था, काफी सटीक था, जो काफी आश्चर्यजनक था। संभव है कि किसी ने नेविगेशन कौशल में विशेषज्ञता रखने वाले ने काफी देखभाल के साथ, भले ही जल्दबाजी में, यह नक्शा बनाया हो। हम आखिरकार पकड़ पाए, रुद्र प्रताप ने अंधेरे में मंद स्वर में कहा। ली जून यंग ने रुद्र प्रताप की ओर मुड़कर कहा, लेकिन अगर आप उसी हालत में रहे। उसकी खुशी जल्द ही समाप्त हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। रुद्र प्रताप की आंखों के कोनों से नीली रोशनी की धाराएं लगातार बह रही थीं, उसकी भयंकर उपस्थिति का प्रदर्शन करते हुए, और वह चिंतित थी कि अन्य खोजकर्ता उन्हें कैसे देखेंगे। आखिरकार उसकी स्पष्ट आंखें और उपस्थिति को गहरी मंजिल का डंगोन बेबी के खिताब का उपयोग करके समझाना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार उसकी चिंताएं निराधार नहीं थीं। मेरी चिंता मत करो, रुद्र प्रताप ने सीधे सीधे कहा। भले ही आप ऐसा कहते हैं। मैं समझती हूँ। ली जून यंग एक आह के साथ पीछे मुड़ी और खोजकर्ताओं की आवाजों की दिशा में चल पड़ी। क्या तुम हमारे साथ हो? जैसे ही वह एक कोने से मुड़ी, ली जून यंग खोजकर्ताओं के एक समूह से टकरा गई जिनके कड़े चेहरे से पता चल रहा था कि वे युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसने उन्हें अपना परमिट दिखाया और हाथ हिलाया, तो वे तुरंत शांत हो गए। हालांकि वे अपने हथियार पकड़े रहे, जो दर्शाता था कि वे बहुत अनुभवी थे। हमने सोचा कि हम आखिरी समूह हैं, लेकिन लगता है एक और टीम थी जो हमसे भी बाद में शुरू हुई, एक खोजकर्ता ने कहा। जैसे ही ली जून यंग ने सतर्क खोजकर्ताओं को देखा, वह खुद शांत रही। उसने नक्शे और संघ को गालियां दी, कहते हुए, हमने देर से शुरुआत की और रास्ते में हम खो भी गए। उन्होंने जो नक्शा दिया था वह कचरा था। खैर, कम से कम उन्होंने दिशा तो सही बताई। खोजकर्ता हंस पड़े और अंततः उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके अलावा तुम इतने घबराए क्यों हो? तुम कुछ महसूस कर रहे हो क्या? ली जून यंग ने पूछा। चाहे अधोलोक कितना भी बुरा स्थान क्यों न हो, उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अत्यधिक थी। अगर कुछ भी हो, तो वे घबराने की तुलना में डरे हुए दिख रहे थे। हमारा गाइड एक संवेदनशील आदमी है, वह कह रहा है कि कुछ बड़ा आ रहा है और इस तरह की बकवास। खोजकर्ता ने अपने साथी की बुराई की, उस तरह का मजाक उड़ाते हुए कि कैसे वह एक गहरी मंजिल के राक्षस द्वारा शिकार होने से डर रहा था। उसने जारी रखा, तू कमीने, हम एक ही रैंक के हैं, तो ये गहरी मंजिल के राक्षस की बकवास क्या है? वह कभी गहरी मंजिलों पर गया भी नहीं है, इसलिए मुझे अजीब लगता है कि वही हमारे समूह का मूड सेट कर रहा है। राक्षस शब्द सुनकर ली जून यंग रुद्र प्रताप की ओर देखने लगी, जो उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसने मंद स्वर में कहा। पहले की तरह रुद्र प्रताप का चेहरा अचानक एक सामान्य खोजकर्ता जैसा हो गया था। नीली रोशनी की धाराएं कहीं नहीं दिख रही थीं, और उसकी विशाल उपस्थिति भी लंबे समय से गायब थी। हालांकि ये निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति थी जिसे खोजकर्ताओं के गाइड ने महसूस किया था। इसके अलावा तुम काफी परिचित लग रही हो। क्या तुम ली जून यंग नहीं हो? एक खोजकर्ता ने पूछा। तुम मुझे पहचानते हो? ली जून यंग ने जवाब दिया। खैर, तुम काफी मशहूर हो, खोजकर्ता ने कहा। खोजकर्ताओं में से एक ने ली जून यंग को पहचान लिया, जो खोजकर्ताओं के बीच काफी मशहूर थी, और वे तुरंत शांत हो गए। उन्हें शायद लगा कि उसकी सीधी सादी प्रतिष्ठा देखते हुए उनका उसके द्वारा धोखा दिए जाने की कोई संभावना नहीं थी। खैर, फिर चलो कुछ जानकारी साझा करें। क्योंकि हम पीछे रह गए थे, मैं आप लोगों का पीछा करने में इतना व्यस्त थी कि रास्ते में कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला। ली जून यंग ने मित्रवत बनने का दिखावा करते हुए कुशलता से कहा और सुझाव दिया कि वे अपनी जानकारी उसके साथ साझा करें। खोजकर्ता भी उसकी असली पहचान जानने के बाद अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए और तुरंत अपनी जानकारी साझा करने के लिए सहमत हो गए।
अगर तुम यहाँ हो तो तुम लगभग गंतव्य पर हो। पहली मंजिल काफी बदल गई है, लेकिन इसकी तुलना में दूसरी मंजिल पहले की तुलना में काफी विस्तृत हो गई है, बस इतना ही। वहां दुश्मन का एक भी नाम और निशान नहीं है। अगर कोई गेट खोजा गया था तो दूसरी मंजिल के आसपास की मंजिल गहरी मंजिल हो, यह असंभव था। शायद इसी कारण खोजकर्ता काफी आराम मूड में लग रहे थे। एक ने पूछा, हम दूसरा गेट ढूंढना छोड़कर चीनी गेट की ओर जा रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे? हम अपना अगला कदम तय करने से पहले उस गेट को अपनी आंखों से देखकर शुरू करेंगे, ली जून यंग ने कहा। तो चलो उस गेट तक पहुंचने तक साथ चलते हैं। यह आदमी यहाँ काफी अच्छा गाइड है, खोजकर्ता ने कहा। ली जून यंग ने रुद्र प्रताप की ओर देखा और उसकी राय मांगी। चूंकि उनका अलग होने का कोई कारण नहीं था, उसने सिर हिलाया और दोनों टीमें एक साथ चलने लगीं। वैसे क्या तुमने पहली मंजिल से गुजरते हुए कोई भूल भुलैया नहीं देखी? ली जून यंग ने पूछा। भूल भुलैया? हमने कोई भूल भुलैया नहीं देखा। क्या हमने देखी? खोजकर्ता, जिसने अपना परिचय बांग जून ह्यूक के रूप में दिया, एक काफी बातूनी आदमी था। वह विभिन्न चीजों के बारे में बात करता रहा जिसके बारे में ली जून यंग ने पूछा भी नहीं था, और हर बार वह उचित प्रतिक्रिया देते हुए अग्रिम दस्ते के बारे में जानकारी निचोड़ती रही। खैर, मैंने सोचा कि पहली मंजिल अचानक बदल गई, और देखो वहां एक अनजान सही सलामत भूल भुलैया मिल गई। अग्रिम टीमों में से एक दुर्भाग्यवश उस भूल भुलैया से टकरा गई, और मैंने सुना है कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। वे लोग संघ द्वारा चुने गए थे, इसलिए दुश्मन कम से कम मध्य मंजिलों के रहे होंगे। वे किस्मत के मारे हैं। रुद्र प्रताप ने जानकारी पर थोड़ा सिर हिलाया, चुपचाप पार्टी में घुलते हुए। जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगाया था कि पहली मंजिल के आसपास की मंजिल गहरी मंजिल नहीं होगी, वह इस खबर से अनचाहा नहीं था। लेकिन वहां तुम्हारा दोस्त कैसा है? मैंने सुना है कि उसकी टीम काफी समय से भंग हो चुकी है। ली जून यंग एक क्षण के लिए अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ भौहें सिकोड़ने लगी, मानो उसे अतीत की यादें याद आ गई हों। लेकिन चूंकि बांग जून ह्यूक ने उसके अतीत के विवरण को जाने बिना मासूमियत से पूछा था, उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से रुद्र प्रताप की ओर देखा और अपनी आंखों से पूछा कि उसे उनके सामने उसका परिचय कैसे देना चाहिए। लेकिन जब वह चुप रहा, शायद कुछ और सोच रहा था, उसने ईमानदारी से उसकी पहचान प्रकट कर दी। वह किम जिन वू है, दक्षिण कोरिया में 12वीं मंजिल पर पैदा हुआ एकमात्र डेंगॉन बेबी। इन शब्दों को सुनते ही खोजकर्ता अपनी जगह पर जम गए और रुद्र प्रताप की ओर देखने लगे। सारा ध्यान उस पर पड़ने के बावजूद वह बीच में कहीं खालीपन की ओर देख रहा था। हालांकि वास्तव में उसकी काली आंखें व्यस्त होकर चल रही थी, मानो वह कुछ पढ़ रहा हो। मुखौटे का पिछला मालिक, जिस पर अधोलोक के सभी प्राणियों ने विश्वास किया और भरोसा किया, विडंबना यह है कि उसने कभी भी खुद के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर भी जो लोग उसे याद करते हैं, वे उसे सबसे भरोसेमंद प्राणी बताने में संकोच नहीं करते। अगर आप उस मार्ग पर जाना चाहते हैं तो अभी पाखंडी का मुखौटा पहन लें। दूसरे लोग केवल वही देखेंगे और मानेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। हम आखिरकार पहुंच गए। बांग जून ह्यूक ने दूर स्थित खाली जमीन और संघ द्वारा दिए गए नक्शे को बारी बारी से देखते हुए खुशी से कहा। हो, लेकिन माहौल इतना खराब क्यों है? स्कूल के जिम्नेशियम हॉल जितने बड़े खाली मैदान में खोजकर्ता इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण महसूस हो रहा था। वे उस क्षेत्र में जलती कई रोशनियों के नीचे चमकते ब्लेड लिए हुए थे, और उनकी आंखें भी उतनी ही चमक रही थीं। दल ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए आंखें पीछे किया, लेकिन खुले चौक में इतने सारे खोजकर्ता भिड़े हुए थे कि वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। अंततः हताश होकर वे अपने सामने के समूह में शामिल हो गए। क्या हो रहा है? बांग जून ह्यूक ने एक अपमानजनक अभिव्यक्ति वाले खोजकर्ता से पूछने की कोशिश की, लेकिन अचानक जगह पर जड़ हो गया। वह आखिरकार अपनी आंखों से पुष्टि करने में सक्षम था कि क्या चल रहा था। वे पागल कमीने। वह जल्दी से संभला और घबराते हुए अपना हथियार निकाला। मुझे लगता है कि हमारे आने से पहले कोई विवाद हुआ था। हमारे कुछ खोजकर्ता घायल होकर गिरे हुए हैं और चीनी हमारे सामने हैं। ली जून यंग स्थिति की पुष्टि करने के लिए आगे भागी, फिर रुद्र प्रताप के पास वापस आकर स्थिति की व्याख्या की। ऐसा लगता है कि संघ ने खोजकर्ताओं को आदेश दिया है कि वे लापरवाही से प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि वे सशस्त्र संघर्ष से जितना हो सके बचना चाहते हैं। इसकी वजह से हमारी तरफ से उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। उनसे कहो कि बकवास करना बंद करें। वे जो भी कहें, अगर उन्हें हस्तक्षेप करना था तो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब वे सब बहाने हैं, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। वह निश्चित था कि दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं का मनोबल गिर चुका था। उन्होंने अपने हथियार निकाले हुए थे और उनकी आंखें तेज थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। डरा हुआ कुत्ता ही सबसे ज्यादा दांत दिखाता और जोर से भौंकता है, उसने टिप्पणी की। वह ली जून यंग इन शब्दों का खंडन करने में असमर्थ थी, इसलिए तड़प गई।
जाहिर है वह जानती थी कि आमतौर पर अपना आक्रामक स्वभाव रखने वाले खोजकर्ता जो अब तक आक्रमण कर दिए होते अभी बस खड़े होकर दांत पीस रहे थे। हालांकि दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं के पास एक बहाना था। पहले चीनी खोजकर्ता बहुत अधिक संख्या में थे। संघ द्वारा अन्य गेट खोजने के लिए रखे गए इनाम के कारण अधिकांश खोजकर्ता अधोलोक में बिखर गए थे, जिसके परिणामस्वरूप चीनी गेट की साइट पर 100 से कम खोजकर्ता एकत्र हुए थे। दूसरी ओर चीनी खोजकर्ताओं की संख्या दोगुने से अधिक थी। इस प्रकार यह असामान्य नहीं था कि दक्षिण कोरियाई खोजकर्ता दबाव महसूस कर रहे थे। दूसरा, दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं की एक घातक कमजोरी थी। उनके पास अपने लिए बुलाने के लिए लगभग कोई गहरी मंजिल के डंगोन बेबी नहीं थे। दुर्भाग्य से चीन में बहुत बड़ी आबादी होने के कारण उनके पास गहरी मंजिल के डंगोन बेबी की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसी लड़ाई लड़ना जो हारना तय था, लड़ाई नहीं थी। इसके बजाय दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं को जंगली भेड़ियों की तरह काम करना था जो जीवित रहना जानते थे और बदला लेने के लिए अगली बार का इंतजार करना था, क्योंकि इस समय वे शक्ति के मामले में कमजोर थे। हालांकि रुद्र प्रताप की नजर में कोई अगली बार नहीं थी। उसने बड़बड़ाया, मुझे जो देख रहा हूं वह पसंद नहीं आ रहा। उसके सामने घमंड से बोलते हुए आदमी का दृश्य उसे परेशान कर रहा था। उसे उन दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं का दृश्य पसंद नहीं था जो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ दांत पीस रहे थे। नहीं उसे दूसरी तरफ बड़बड़ाते हुए उस घमंडी चीनी खोजकर्ता का दृश्य पसंद था। लेकिन अगर उसे दोनों में से चुनना पड़ता कि कौन सा उसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वह उस शोर मचाने वाले आदमी को चुनता। रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हो या न हो, उसे एक तरह की ताल्लुक महसूस हो रहा था, या इसलिए क्योंकि उसे उस आदमी में कुछ समानता महसूस हो रही थी। लेकिन किसी कारणवश उस आदमी की आवाज उसे दीवार पर नाखून खींचने जैसी कर्कश लग रही थी। उसे जल्द ही असली कारण पता चल गया। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का अभिजात्य आभा परिचित है। इस गंध की यादें इतनी धुंधली हो चुकी हैं कि आप इसे मुश्किल से याद कर पा रहे हैं, लेकिन प्राणी के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा निश्चित रूप से अधोलोक के कुलीन की है। ये किसी काउंट का होने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन बैरन का होने के लिए बहुत मजबूत है। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की गति निश्चित रूप से छोटे कुलीनों के सम्मान में निहित है। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से एक अधोलोक विकाउंट है। वह आदमी एक अधोलोक कुलीन था, एक विकाउंट। जैसे ही रुद्र प्रताप को पता चला, उसे समझ आ गया कि उसका गुस्सा कहां से आ रहा था। वह अपने सामने एक मामूली विकाउंट द्वारा बकवास करते हुए देखकर नाराज था। स्वामी ली जूनयंग रुद्र प्रताप को अचानक अपना वेग बढ़ाते हुए देखकर इतना डर गई कि उसने बिना सोचे समझे उसे स्वामी बुला दिया और जल्दी से घबराते हुए अपना मुंह ढक लिया। मैं अभी वापस आता हूं, रुद्र प्रताप ने कहा। तारानकन तारानकन तारानकन। बांग जूनह्युक और उसके सामने जमीन पर पड़े हुए डंगोन बेबी एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर भी वह गुस्से में था। वे पागल कमीने, लेकिन उसके पास अपने गुस्से को निकालने का कोई तरीका नहीं था। शक्ति में अंतर इतना अधिक था कि वह अपने मन की इच्छा पर कार्य नहीं कर सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उन्हें अगली बार बदला लेना होगा। उसे देर से उस 12वीं मंजिल के डंगोन बेबी की याद आई जो उसके साथ आया था और जिससे उसे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद जल्दी ही खत्म हो गई। उनसे कहो कि बकवास करना बंद करें। वे जो भी कहें, अगर उन्हें हस्तक्षेप करना था तो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब वे सब बहाने हैं। जब उसने दूसरे आदमी के कड़वे नुकीले शब्द सुने तो उसने सोचा कि गहरी मंजिल का डंगोन बेबी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आदमी के स्वर में घृणा स्पष्ट थी। हालांकि यह एहसास केवल एक क्षण के लिए रहा। जैसे ही उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी जो सारे हंगामे के बीच असामान्य रूप से स्पष्ट थी, उसने देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। हट जाओ। रुद्र प्रताप किसी कारणवश उसके ठीक पीछे था। उसकी आवाज सुनते ही बांग जूनह्युक खुद को बिना जाने ही एक तरफ करते हुए पाया और दूसरों ने भी अनजाने में उसके लिए रास्ता बना दिया। जब दक्षिण कोरियाई डंगोन बेबी समूह के सबसे आगे पहुंचा तो उस चीनी डंगोन बेबी के मुंह से एक चीख निकल पड़ी जो अपनी ताकत का डींग मार रहा था। यह अच्छा है कि तुम अपनी मामूली शक्ति का डींग मार रहे हो। देर से उस आदमी को दर्द सहते हुए लड़ने के लिए तैयार होते देखकर दक्षिण कोरियाई नरक शिशु ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होना चाहिए। चीनी खोजकर्ताओं में चीखें फूटने लगीं। तारानकन तारानकन तारानकन। रुद्र प्रताप का इरादा उस आदमी को उसकी जगह पर लगाने और चले जाने का था। आखिरकार उसका उद्देश्य गेट को अपनी आंखों से देखना और छोटी मंजिलों की स्थिति की जांच करना था, और वास्तव में ये कहा जा सकता था कि उसने अपने लक्ष्यों को कुछ हद तक हासिल कर लिया था। लेकिन जल्द ही उसे अपनी दिशा बदलनी पड़ी। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का अभिजात्य आभा परिचित है। तुम प्रतिद्वंद्वी के शरीर में सबसे निम्न रैंक के कुलीन की ऊर्जा महसूस कर सकते हो। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का अभिजात्य आभा परिचित है। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का अभिजात्य आभा परिचित है। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का अभिजात्य आभा परिचित है। आश्चर्यजनक रूप से कई चीनी खोजकर्ताओं के पास अधोलोक कुलीन का दर्जा था।
यहाँ तक कि उनकी नगण्य शक्ति में भी किसी तरह अधोलोक के कुलीनता की ऊर्जा मिश्रित थी, इसलिए रुद्र प्रताप को खुद को सभी चीनी खोजकर्ताओं के साथ व्यस्त लड़ाई में पाया। क्यों? कुछ खोजकर्ता जंगली तरीके से उस पर टूट पड़े, लेकिन कोई भी उच्च स्वामी के प्रहार को सहन नहीं कर पाया और जमीन पर तुरंत बेहोश होकर गिर गए। ओह, और क्या ही एक तरफा मारपीट थी। जब 20 चीनी खोजकर्ता जमीन पर पड़े थे तो ऐसा कोई नहीं बचा था जो उसके पास आने की हिम्मत करे। जैसे दक्षिण कोरियाई खोजकर्ता चीनी खोजकर्ताओं के सामने नीचा महसूस कर रहे थे, वैसे ही चीनी खोजकर्ता जल्दी से उच्च स्वामी के सामने हार मान गए। 250 डनगॉन बेबी ने घुटने टेक दिए। रुद्र प्रताप का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। इस जीत से खुश होने के बजाय, जो इतनी छोटी थी कि उसकी अजेय श्रृंखला में दर्ज भी नहीं होती, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये जानना कि आखिर चीनी खोजकर्ताओं के साथ क्या हुआ था कि उनमें इतने सारे अधोलोक कुलीन थे। लेकिन एक समस्या थी, वह एक दक्षिण कोरियाई था और वे चीनी थे। स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के बीच संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। क्या तुम में से कोई मंडारिन बोल सकता है? रुद्र प्रताप ने पूछा। दक्षिण कोरियाई खोजकर्ताओं ने खून के पोखर में पड़े उस बेनाम खोजकर्ता को देखा। कमीने, उसने शाप दिया। आश्चर्य नहीं कि वह संघ के किसी भी कार्यकारी अधिकारी को नहीं देख रहा था। वह व्यक्ति पहले मर गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। उर्ग, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। घायलों का इलाज करने के बाद रुद्र प्रताप ने गेट क्षेत्र छोड़ दिया और स्थिति की व्याख्या करने के लिए पाक सुंग जिन को फोन किया। आपने मुझसे 2 चीजें मांगी थी, है ना? एक अन्य गेट के अस्तित्व की जांच करना और दूसरा, चीन के किसी भी उकसावे को कुचल देना जिसके बारे में हमें शायद पता न हो। जाहिर है उसने मामले को संभालने में थोड़ा ज्यादती की थी, लेकिन रुद्र प्रताप के पास ऐसा करने के अपने कारण थे। ओह, मुझे गलत मत समझिए। बस इस स्थिति से निपटने में मुझे थोड़ा सिरदर्द होगा, लेकिन असल में यह उससे ज्यादा अलग नहीं है जैसा मैं मूल रूप से उम्मीद कर रहा था। पाक सुंग जिन ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र संघर्ष अपरिहार्य था और चूंकि यह आ गया था, इससे बेहतर होगा कि वे कुचले जाने के बजाय खुद कुचल दें। क्या चीनी गेटों में से एक को हमारी तरफ से वास्तव में बंद करना थोड़ा समस्याग्रस्त नहीं होगा? रुद्र प्रताप ने पूछा। खैर, औचित्य यह है कि चीन बहुत बड़ा है, इसलिए वहां बहुत सारे गेट हैं। आधिकारिक गिनती के अनुसार उनके पास 40 से अधिक गेट हैं। उनमें से कुछ अंतर मंजिल गेट हैं और यह एक ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिंदु पर दक्षिण कोरियाई सरकार गुप्त रूप से चाहती थी कि संघ दक्षिण कोरिया में एक और गेट पर कब्जा करने की चीन की महत्वाकांक्षा को रोके। उनके नजरिए से उन्हें परवाह नहीं थी कि सतह पर दोनों देशों के बीच किस तरह के राजनीतिक मुद्दे पैदा हो सकते थे, लेकिन वह अपनी मेहनत से संभाली हुई संघ को सरकार द्वारा भंग होने से बचाना चाहते थे। हम अपने तरफ से जरूरी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कृपया ज्यादा चिंता न करें। रुद्र प्रताप ने पाक सुंग जिन से एक चीनी दुभाषिया भेजने के लिए कहकर इस परेशान करने वाले विषय को समाप्त कर दिया। स्वामी, जैसे ही रुद्र प्रताप ने कॉल काटा, कुछ नर्म उसकी बाहों में आ गया। उसने बस कहा, एंजेला। एंजेला, शहद रंग के बालों वाली खूबसूरत पिशाच, बिना हिचक अपने गाल उसकी छाती से रगड़ने लगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने आपको कितना याद किया था। अगर खून चाहिए था तो मुझे आपके लिए काफी भेज देना चाहिए था, रुद्र प्रताप ने कहा। कई मौकों पर उसे सतह के मामलों का ध्यान रखने का समय नहीं मिला था और उसने एंजेला को ट्रांसफ्यूजन पैक में अपना खून भेज दिया था। इसकी बदौलत, हालांकि उसने अपने स्वामी को लंबे समय तक नहीं देखा था, वह पहले की तरह ही स्वस्थ दिख रही थी। वह मेरे जीवन स्रोत को बनाए रखने के लिए मुश्किल से काफी था। और वो भी, मैं जो देखना चाहती थी वह स्वामी थे, स्वामी का खून नहीं। एंजेला ने अपने गाल फूला लिया और उदास भाव के साथ बुदबुदाया। लेकिन उसकी आंखों में चमक के साथ जबान चटकाते हुए रुद्र प्रताप उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सका। उर्ग, अंततः उसने अपनी एक कलाई बाहर निकाली और उनकी अभिवादन समाप्त करने में सक्षम रहा। अपनी जबान से खून के हर एक निशान को चाटने के बाद एंजेला ने देर से पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया था। काश आपने मुझे इसलिए बुलाया होता क्योंकि आपने मुझे याद किया था, लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे आपसे कुछ पूछना था। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता था कि मेरे माता पिता कैसे कर रहे हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। वह अधोलोक में मामलों का ध्यान रखने में इतना व्यस्त था, लेकिन इस बात का कोई तरीका नहीं था कि वह ये न सोचे कि उसके दत्तक माता पिता कैसे कर रहे थे। पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और माताजी भी अच्छा कर रही हैं, एंजेला ने जवाब दिया। क्या पिताजी, माताजी? एंजेला द्वारा उन्हें इतने अंतरंग नामों से बुलाने पर रुद्र प्रताप का चेहरा बिगड़ गया। तभी उसका स्मार्टफोन बज उठा। माँ, उसने शुरू किया। तुम ठंडे दिल लड़के, क्या तुम घर वापस आने का कोई इरादा नहीं बना रहे हो? स्थिति को देखते हुए रुद्र प्रताप के पास कोई बहाना नहीं था और वह सिर्फ माफी मांग सका। जो भी, इसे छोड़ो, मुझे सुनो। मेरी प्यारी बहू तुमसे मिलने आ रही है, इसलिए घर पर रहकर उसका इंतजार करो, ठीक है? आपकी क्या? रुद्र प्रताप ने घबराकर जवाब दिया।
उसके ठीक सामने खड़ी एंजेला ने खुद को इशारा करना शुरू कर दिया। 1. इसे पहले एक अध्याय में नोट किया गया था, लेकिन कोरियाई संस्कृति में किसी के माता पिता को संबोधित करने के विभिन्न तरीके हैं। एंजेला जिस तरह से उन्हें संबोधित कर रही है, वह एक बहू अपने ससुर सास को कैसे बुलाती है, इसीलिए किम जिनवू हैरान हो गया है। जरूर माँ, चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी और हम साथ में आ जाएंगे। हाँ हाँ, निकलने से पहले मैं आपको फोन कर दूंगी माँ, एंजेला ने फोन पर कहा। चीजें धीरे धीरे और बदतर होती जा रही थीं। एंजेला की आवाज इतनी कोमल थी कि रुद्र प्रताप को सुनकर झन्ने खड़े हो गए। जरूर माँ, अच्छे से आराम कीजिए। जैसे ही एंजेला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कॉल समाप्त की, उसकी नजर रुद्र प्रताप से मिली और उसने कंधे उचका दिए। तुम क्या कर रही हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। आप क्या सोचते हैं, मैं माँ को अपने बेटे की चिंता से राहत दिला रही हूँ, क्योंकि उनका बेटा अपने असंवेदनशील होने के कारण महीनों से अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, एंजेला ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप के साथ एंजेला के बात करने का तरीका भी बहुत स्वाभाविक हो गया था। अगर कोई अजनबी उसके व्यवहार को देखता तो शायद वह उसे एक आदर्श, अच्छे स्वभाव वाली बहू मान लेता। नहीं, मेरा मतलब है, तुम क्यों? रुद्र प्रताप ने शुरू किया। उसके नजरिए से ये घटनाओं का एक बेतुका मोड़ था। उसे उनकी दूरी बनाए रखने और उनके परिवार की रक्षा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब वह बहू की भूमिका निभाने वाली थी। नहीं, वास्तव में वह पहले से ही ऐसा कर रही थी। वह बस एक अच्छी और मीठी लड़की है। उसने विदेश में बहुत कठिनाई झेली है, लेकिन वह इतनी सुंदर है और उस पर एक भी झुर्री नहीं है। इसलिए दूसरे तरह से मत सोचो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अपनी माँ के उसके बारे में बात करने के तरीके को सुनने के बाद रुद्र प्रताप को जबरदस्त सिरदर्द हो गया। इसके अलावा मैं तुम दोनों के रिश्ते में दखल देना नहीं चाहती, क्योंकि वह तुम्हारा निजी मामला है। हालांकि जब दूसरों के सामने हो तो तुम्हें एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका सोचना चाहिए। आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हें स्वामी बुलाना थोड़ा अजीब है? इस बिंदु पर वे दोनों उसे खुलेआम धमका रहे थे। जब मुझे इस तरह का सुख नहीं मिल रहा और सतह पर मेरे सहारे के लिए कोई नहीं है, तो मैं इसके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी? एंजेला ने जवाब दिया। वह रुद्र प्रताप को सतह पर अकेला छोड़ने के लिए उससे नाराज लग रही थी। हिंद में रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि दूरी बनाकर गुप्त रूप से अपने परिवार की रक्षा करने के बजाय उनके साथ खुलेआम रहना बेहतर होता, इसलिए वह वास्तव में उसे उसके किए हुए के लिए दंडित नहीं कर सकता था। इसके अलावा, जैसा कि उसने कहा, एक पिशाच को, जिसे अपने स्वामी की जरूरत होती है, सतह पर इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ना उसकी गलती थी। इस प्रकार उसने बस एक आह भरी और उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। आह, समझ गया, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, उसने कहा। वह चिंतित था कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए उसे पहले कुछ और निपटना था। रुद्र प्रताप ने एंजेला को देखा, जो उसे शरारत से मुस्कुरा रही थी, और बोला, एंजेला, अधोलोक में एक बदलाव आया है। उसने अधोलोक में हुई सब कुछ संक्षेप में समझाया। एंजेला ने शुरू में उसे ध्यान से सुना, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह जड़ हो गई। उसकी वजह से अधोलोक अब खुद एक अराजकता बन गया है। गहरी मंजिलें और मध्य मंजिलें मिल गई हैं और छोटी मंजिलें पूरी तरह से बवाल बन गई हैं, उसने जारी रखा, इससे पहले कि उसने ये समझाया कि 9वीं मंजिल को अब एक अज्ञात ड्यूक का सामना करना पड़ रहा था। एंजेला के चेहरे का भाव और भी गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमारी भूल भुलैया अभी खतरे में है? नहीं, मैं यह नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक हमारे पास महान भूल भुलैया है, ये कभी भी एक रात में कब्जा नहीं किया जाएगा, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। अगर केवल एक ड्यूक स्तर की भूल भुलैया होती, तो वे उससे किसी तरह अपने आप में निपट पाते। रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि उसकी शक्तियां उसे कहां ले जाएंगी, लेकिन उच्च स्वामी की शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। दुर्भाग्य से 9वीं मंजिल पर एक से अधिक भूल भुलैयाएं प्रकट हुई थीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों तरफ दुश्मन थे। भले ही वेलिसिस और डेडालस दोनों ने अपना शोध सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, वह कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। वह सब कुछ सुनिश्चित करना चाहता था। पहले की तरह वह अच्छी तरह जानता था कि परिवर्तनीय कारक कभी भी उसके पक्ष में काम नहीं करते। इस बीच हमने इन कुछ मजबूत लोगों को पकड़ा, उसने जारी रखा। कई चरों में सबसे बड़ा चीनी डंगोन बेबी का अस्तित्व था। केवल एक नहीं, बल्कि चीनी खोजकर्ताओं के बीच छिपे हुए उनमें से 20 तक अधोलोक कुलीन थे, जिससे रुद्र प्रताप के लिए ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि वास्तव में क्या हो रहा था। वे इस तरह दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अभी भी अधोलोक कुलीन हैं। हालांकि मैंने उनकी मुहरें ले ली हैं, इसलिए वे अब आधे जितने भी नहीं रहे। रुद्र प्रताप ने अपने पैरों के नीचे पड़े एक आदमी को लात मारी, उसे एंजेला की ओर धकेलते हुए। वास्तव में इसकी नींव काफी मजबूत है। स्वामी को छोड़कर वह सबसे मजबूत मनुष्य टेरेंट है जिसे मैंने देखा है, एंजेला ने, जो आमतौर पर अपने स्वामी के अलावा किसी भी मनुष्य को स्वीकार नहीं करती थी, प्रशंसा के संकेत के साथ कहा।
शायद विकाउंट की उपाधि के बिना भी वह गहरी मंजिलों पर पैदा हुआ था, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। उसने शायद उस आदमी का अपमान किया था, लेकिन दूसरा डंगोन बेबी कोई कम जरूर नहीं था। हालांकि वे जिस मंजिल पर पैदा हुए थे उसके कारण कुछ पहलुओं में सीमित थे। दक्षिण कोरियाई डंगोन बेबी अत्यंत बहादुर योद्धा थे। इस तथ्य के बावजूद चीनी खोजकर्ता संघ द्वारा भेजे गए कमांडर को बेबस करने और केवल अपनी उपस्थिति से बड़ी संख्या में खोजकर्ताओं को दबाने में सक्षम था। अगर रुद्र प्रताप समय पर प्रकट नहीं हुआ होता तो वह आदमी अभी भी स्थिति का प्रभारी होता। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? एंजेला ने पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। बातचीत अपेक्षा से अधिक समय तक चली, लेकिन रुद्र प्रताप के लिए एंजेला को बुलाने का केवल एक ही कारण था। मुझे पिशाच की शक्ति की जरूरत है, रुद्र प्रताप ने कहा। मैंने ट्रू ब्लड सच्चा खून का उत्तराधिकार नहीं पाया है। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मेरी क्षमताएं काम करेंगी, एंजेला ने जवाब दिया। अधोलोक में अब कोई और पिशाच नहीं बचा था जिसने ट्रू ब्लड का उत्तराधिकार पाया हो। रुद्र प्रताप इतना जानता था, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। उसने कहा, ये वह व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम अपनी क्षमताओं का उपयोग करोगी। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप संघ द्वारा भेजे गए दुभाषिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखने में सक्षम था। पता चला कि चीनी गहरी मंजिल का डंगोन बेबी लियू जिफेंग कहलाता था और वह दक्षिण कोरिया में अधोलोक के संचालन का प्रभारी था। इसके अलावा उस सहित असंख्य गहरी मंजिल के डंगोन बेबी के पास अधोलोक कुलीन के पद थे और उनमें से कुछ तो ड्यूक की उपाधि तक पहुंच गए थे। वह कहता है कि अगर चीन को पता चला कि उसे पकड़ लिया गया है तो लुयान खुश नहीं होगा। दुभाषिया बोलते हुए कांप गया। यह उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वह जो देख रहा था वह एक आम इंसान के लिए बहुत अधिक था। उसने देखने से इनकार कर दिया। लियू जिफेंग नाम के आदमी का चेहरा देखने में असमर्थ था, जो खून से तरबतर था और जमीन पर तड़प रहा था। बोलने पर हर बार खून उल्टी रहा था। लेकिन कोई भी दुभाषिया से चिंतित नहीं था। लगता है ये लुयांग ही है जो ड्यूक की उपाधि तक पहुंचा है, रुद्र प्रताप ने कहा। वह 13वीं मंजिल पर पैदा हुआ डंगोन बेबी है, एक वास्तव में भयानक आदमी, ड्यूक स्तर की भूल भुलैया का मालिक। जिफेंग कहता है कि अगर आप उसे अभी जाने देते हैं तो वह ऐसा ही मानेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। वह कहता है कि अगर आप कुलीनों की मुहरों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं तो आप ऐसा करेंगे। दुभाषिया ने आंखें बंद करके बात की। उसके लिए कई अपरिचित शब्द थे, जैसे ड्यूक, विकाउंट और अन्य खतरनाक सुनने वाले शब्द इधर उधर फेंके जा रहे थे। वह ऐसा दिख रहा था मानो वह किसी जासूसी की बैठक में फंस गया था जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए था। क्या ये लुयांग सच में इतना महान है? जब तक मैं खुद न देख लूं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, रुद्र प्रताप ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा, डरा हुआ दिखाने का नाटक करते हुए। यह इतना स्पष्ट नकली अभिनय था कि एक 3 साल का बच्चा भी बता सकता था कि यह जबरदस्ती का चेहरा था। हालांकि लियू जिफेंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी दृष्टि धुंधला गई थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने रुद्र प्रताप का चेहरा देखा, उसने सोचा कि उसकी धमकी काम कर गई थी और वह उल्लास के साथ बोलने लगा। जिफेंग कहता है कि लुयांग उस जैसे विकाउंट से तुलना करने योग्य नहीं है, और जहां भी लुयांग की सेना जाती है वहां सिर्फ खंडहर ही बचते हैं, दुभाषिया ने कहा। अविश्वसनीय। अगर वह ड्यूक स्तर की भूल भुलैया का प्रभारी है तो ये कम से कम होना चाहिए, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। जबकि दुभाषिया ने उसके शब्दों का लियू जिफेंग के लिए अनुवाद किया, वह चुपचाप अपने विचारों में डूबा हुआ था। अंततः उसने पूछा, क्या उसकी सेना बाज के सिर और आधे आदमी, आधे बकरी शरीर वाले राक्षसों से मिलकर बनी है? वह पूछता है कि आपने सेटास को कहाँ देखा था, दुभाषिया ने कहा। रुद्र प्रताप की आंखें चमक उठीं। उसे संदेह था जब उसे पता चला कि चीनी अधोलोक उसके अधोलोक की दूसरी मंजिल से जुड़ गया था, और अब इसकी पुष्टि हो गई थी कि 9वीं मंजिल पर प्रकट हुई ड्यूक स्तर की भूल भुलैया लुयांग की थी। और अब उसे पता चला कि वे राक्षस सेटस कहलाते थे। इस प्रकार उसने इस नए विकास के कारण खुद को काफी भाग्यशाली माना। ठीक है, मुझे मोटा मोटा पता चल गया। अब आपको और अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। माफ कीजिए। ओह ठीक है। दुभाषिया की आंखें खुली रह गईं क्योंकि वह एक तरफ जोर से बात कर रहे लियू जिफेंग और रुद्र प्रताप के बीच देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि लियू जिफेंग कुछ मांग रहा था, लेकिन एक तरफ भावशून्य था जबकि दूसरी तरफ दयनीय हालत में जमीन पर पड़ा था। इसलिए ऐसा था मानो पहले से ही तय था कि उसे किसकी सुननी चाहिए। उर्ग, जैसा कि अपेक्षित था, रुद्र प्रताप के एक मुंह से लियू जिफेंग चीखा और फिर से चुप हो गया। अगर मेरे लिए कुछ और नहीं है तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? दुभाषिया की आवाज में आशा की जगह निराशा भरी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रुद्र प्रताप ने उसे दयालुता से वापस भेज दिया। धन्यवाद। मैं आज जो देखा या सुना वह कभी नहीं बताऊंगा। डरे हुए दुभाषिया ने कुछ ऐसा जोड़ दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। जो चाहे करो, चाहे इसे इंटरनेट पर पोस्ट करो या अपने पड़ोस में फैलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कर सकते हो, रुद्र प्रताप ने कहा।
शायद रुद्र प्रताप का जवाब एक धमकी की तरह सुना गया, मानो कह रहा हो कि मरे आदमी कहानी नहीं सुनाते। दुभाषिया डर से चीखने की कोशिश कर रहा था। माफ करना, ईक। हालांकि एंजेला तेज थी। उसने कहा, मुझे देखो। दुभाषिया, जो मिर्गी का दौरा पड़ने वाला था, ऐसा मुड़ा मानो उसे किसी चीज ने पकड़ लिया था। वहां उसका अंत हो गया। उसकी चीख उसके गले में फंस गई और उसके मुंह से थूक बहने लगा। उसकी धुंधली आंखें ध्यान केंद्रित करना छोड़कर अस्पष्ट हो गईं, मानो वह बेहोश हो गया हो। मेरे प्यारे, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हें अभी एक सौना में जाकर आराम करना चाहिए। तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी जब तुम जागोगे, एंजेला ने कहा। दुभाषिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया, पिशाच की सम्मोहन क्षमताओं से पूरी तरह से अभिभूत होकर। वह धीरे धीरे चला गया और खुद से बार बार फुसफुसाया, मैं इतना थका क्यों हूं? मुझे खुद को गर्म करके आराम करना चाहिए। सौना में उसका काम खत्म होने तक वह आज की सारी घटनाओं को भूल चुका होगा। उसका क्या करें? हम उसे वापस नहीं भेज सकते और मेरी क्षमताएं उस पर काम नहीं करेंगी, एंजेला ने कहा। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हमें जो सुनना था वह सुन लिया है, इसलिए चीजों को समाप्त करते हैं। क्या आप उसे मारने वाले हैं? एंजेला ने अपने होंठ चाटा। ये स्पष्ट था कि वह लियू जिफेन के खून पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार एक पिशाच के लिए अपनी शक्तियां हासिल करने का यह सबसे तेज तरीका था और उसके लिए गहरी मंजिल के डंगोन बेबी के खून से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ नहीं हो सकता था। नहीं, हम उसे अभी के लिए जीने देंगे, रुद्र प्रताप ने कहा। अगर वह एक विकाउंट है तो उसकी अपनी भूलभुलैया होना निश्चित है। अगर उसने एक पोर्टल खोल दिया और भाग गया तो? एंजेला ने पूछा। कैद निश्चित रूप से अपना स्वामी कक्ष प्रकट करना नहीं चाहेगा, लेकिन देखते हुए कि यह उसके लिए जीवन और मौत की स्थिति थी, वह भागने के प्रयास में एक पोर्टल खोलने के लिए काफी बेचैन हो सकता था। अगर वह एक पोर्टल खोल सकता तो वह जरूर भागने की कोशिश करता, रुद्र प्रताप ने कहा। हो, एंजेला अपने स्वामी का कहना क्या चाहता था इसे समझ नहीं पाए और उसने रुद्र प्रताप को खाली नजरों से देखा। उसी क्षण रुद्र प्रताप की उपस्थिति बदल गया और उसने कहा, तुम मेरी अनुमति के बिना अधोलोक में वापस नहीं जा सकते। उच्च स्वामी की शक्ति और आत्मा ने भाषा की बाधा को पार करते हुए लियू जिफेन के मन में अपनी जड़ें जमा लिया। तारांकन तारांकन तारांकन, अगर तुम्हारे पास इस तरह की शक्ति थी तो तुमने इसका उपयोग पहले क्यों नहीं किया? एंजेला ने पूछा। दूसरों के दिमाग में आदेश रोपना मेरी इच्छा का दायरा है, लेकिन उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले बात करनी होगी, रुद्र प्रताप ने कंधे उचकाते हुए समझाया। उससे ज्यादा, मेरे प्रभु, आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। पहली बार प्रभु की वास्तविक उपस्थिति का सामना करने के बाद एंजेला बहुत उत्साहित होनी चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी लाल था। आपकी वजह से अब मेरा एक लक्ष्य है। लक्ष्य? रुद्र प्रताप ने पूछा। चूंकि एंजेला ने उसे अपने भीतर के विचारों को प्रकट किया था, जब वह आमतौर पर कभी नहीं बताती थी कि वह क्या सोच रही थी, वह उसे गंभीरता से लेने के लिए बाध्य था। मुझे ट्रू ब्लड चाहिए। एंजेला, जिसने लगातार यह बात उठाई थी कि वह ट्रू ब्लड के बिना एक पिशाच थी, उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसने जारी रखा, अगर स्वामी का खून है तो आप मुझे एक असली पिशाच में बदल सकते हैं। रुद्र प्रताप का सिर झुक गया, उसके चेहरे पर थकान के भाव थे और उसकी हर एक सांस भी उसकी थकान को प्रकट कर रही थी। तुम मुझे पागल कर दोगी। अंततः वह अपनी शिकायत और नहीं रोक पाया। उसने जारी रखा, इस रफ्तार से मैं अधोलोक में ड्यूक से लड़ना पसंद करूंगा। उसे एक दुर्लभ कमजोरी का क्षण स्वीकार करते हुए देखकर एंजेला ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, काश तुमने वह न कहा हो। फ्यू, छोड़ो। रुद्र प्रताप कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एंजेला की आंखों में आंसू आते देखकर उसने एक लंबी आह भरते हुए बातचीत समाप्त कर दी। उसने लंबे समय बाद अपने परिवार से मुलाकात की थी और वे पहले की तरह ही गर्मजोशी और जीवंत थे। उनकी गले लगाना इतना गर्म था कि उसने तुरंत अधोलोक के सभी परेशानी भरे मामलों को भूल गया। अगर एंजेला मामलों को जटिल न कर रही होती तो वह अपने परिवार की गर्माहट के साथ खुशी से मुस्कुरा रहा होता। यह पागलपन है, सच में। हालांकि उसके लिए जटिलताएं उस गर्माहट से ज्यादा थीं जो उसका परिवार उसे प्रदान कर रहा था। उसका परिवार एंजेला को अपनी बहू की तरह व्यवहार कर रहा था और वे उसे एक पल की भी छुट्टी नहीं दे रहे थे। तुम अब जवान नहीं रहे, क्या तुम्हें जल्द ही अपना परिवार शुरू नहीं करना चाहिए? वह एक अच्छी लड़की है। इस मौके को मत गंवाओ और बाद में पछताना। माँ और पिता भी पोते पोतियों को देखने तक जीना चाहते हैं। जब उसने सोचा कि उसके माता पिता पहले की तुलना में ज्यादा दृढ़ता से उसे दबाव में डाल रहे थे, तो रुद्र प्रताप एंजेला पर और भी ज्यादा नाराज हो गया, जो उसे बस लापरवाही से मुस्कुरा रही थी। खैर, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि इस समय बच्चों के प्रति प्यार दिखाना बुरा है, एंजेला ने टिप्पणी की। रुद्र प्रताप आश्चर्यचकित था कि सतह पर आखिर क्या हुआ था कि एंजेला एक मनुष्य टेरेंट की तरह बोल रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या वह जो कोरियाई ड्रामा देख रही थी उसने उसे प्रभावित किया था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह पहले कभी भी इससे कहीं अधिक मुश्किल से निपटने योग्य बन गई थी। तुम्हारी बकवास बंद करो, ठीक है, एंजेला।
रुद्र प्रताप ने आखिरकार जवाब में कुछ अस्पष्ट शब्द कहे, जो न तो क्रोधित फटकार और न ही शिकायत जैसे लग रहे थे। क्या आप उत्सुक नहीं हैं, स्वामी? एंजेला ने पूछा। उसकी खुश मुस्कान एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई क्योंकि उसने जारी रखा, स्वामी का हिस्सा विरासत में पाकर कितना महान बच्चा पैदा होगा। डोमिनिक ने एक बार सुझाव दिया था कि वह अपने वंशजों की भी योजना बनाए। रुद्र प्रताप को उसी तरह की अजीब सी बेचैनी फिर से महसूस हुई। मनुष्यों के विपरीत अधोलोक के प्राणी अपने उत्तराधिकारियों के मामले में काफी ठंडे दिल के थे। उन्हें शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह माना जाता था। ये कुछ ऐसा था जिससे रुद्र प्रताप सहमत नहीं हो सका। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस कमीने अधोलोक से बंधा हो। यह उसका ईमानदारी भरा विचार था। लेकिन स्वामी खुद अधोलोक का एक प्राणी है ना? एंजेला को वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसके लाल होठों से निकलने वाले शब्दों के पीछे की कड़वी सच्चाई ने रुद्र प्रताप को झकझोर दिया। चाहे स्वामी पसंद करें या न करें, वह तथ्य नहीं बदलेगा। तो मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगा, रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से कहा, एक ऐसे लहजे में जिसमें किसी भी आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर कोई रास्ता नहीं था तो वह सब कुछ अपने साथ ही समाप्त करना पसंद करता। हालांकि एंजेला उसे देखकर मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान ने उसे बुरा महसूस कराया, मानो वह उसका मजाक उड़ा रही थी कि उसकी इच्छा कभी पूरी होगी। लेकिन उसने बस अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं बोला। तारांकन तारांकन तारांकन, जी, मैं आपकी इच्छानुसार इसका ध्यान रखूंगा। दूसरी मंजिल पर प्रकट हुए समस्याग्रस्त गेट का इलाज पाक सुंग जिन ने किया, जिसने प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए क्षेत्र को अधिक सैनिकों से मजबूत किया। दक्षिण कोरिया के अधोलोक को निशाना बना रहे चीनी खोजकर्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार वे अभी के लिए आक्रमण नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अभी हमला करने का फैसला किया भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू जिफेंग ने जो कबूल किया था उसके अनुसार सब कुछ के पीछे लुयान था, जो ड्यूक स्तर की भूलभुलैया का शासक था। वह महान भूलभुलैया के आसन भूलभुलैया का मालिक था और रुद्र प्रताप का इरादा था कि वह लुयान को हिलाकर रख दे। लेकिन पहले उसे कुछ काम करने थे। तारांकन तारांकन तारांकन, रहस्यमय परजीवी मिस्टिकल पैरासाइट को खतरे का पता लगा है। आपको एक चींटी भूत एंड गोस्ट के शिकार का पता लगा है, एक भयंकर राक्षस जो अस्तित्व को ही निगल जाता है। यह विशाल लालची दिग्गज भयंकर भूकंप से बच गया है और अभी भी अपनी अपरिवर्तित भयावह भूख प्रदर्शित कर रहा है। चींटी भूत, जिसे रुद्र प्रताप ने बदले हुए इलाके में लंबे समय तक भटकने के बाद ढूंढा था, पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। इसकी त्वचा टूट रही थी, शरीर मोटा था और दांतें इतनी बड़ी थी जितना उसका पूरा शरीर। ये वाकई एक राक्षस था। घिनौना। रुद्र प्रताप ने चींटी भूत के भौतिक रूप को देखकर चेहरा बनाया। अजीब और उग्र राक्षसों से भरे अधोलोक में भी इसका असामान्य और बदसूरत रूप वाकई कुछ और था। हालांकि उसने अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाईं। चींटी भूत अभी जो करने वाला था वह एक ऐसा बेवकूफी भरा काम था जिसका उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा, और यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह दोबारा देखने से इनकार कर देता। अनगिनत प्राणियों को निगलने के बावजूद यह अधोलोक का जानवर अब अपनी सूची में एक किस्मत वाली भूलभुलैया को शामिल करने वाला है। चींटी भूत पूरी भूलभुलैया को निगलने की कोशिश कर रहा है। रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि इसे शुभ भाग्य कहें या दुर्भाग्य, लेकिन चींटी भूत अपने भोजन को खाने ही वाला था जब वह वहां पहुंचा। हालांकि भोजन कोई प्राणी नहीं था, बल्कि एक भूलभुलैया स्वयं थी। रुद्र प्रताप के लिए भी, जिसने शुरू से ही राक्षस की असाधारण विशेषताओं के बारे में जाना था, वह एक झटका था। हालांकि चींटी भूत अपने काम में डूबा हुआ था, भले ही रुद्र प्रताप इससे हैरान था या नहीं। तारांकन कुछ तारांकन, भूलभुलैया का गलियारा कुचल दिया गया और उसका प्रवेश द्वार राक्षस की थूथनी में चूसा गया। करंच करंच, तारांकन, राक्षस ने अज्ञात भूलभुलैया के बाहरी हिस्से को चबाया मानो वह कोई बिस्कुट चबा रहा हो। पहले प्रवेश द्वार, फिर गलियारा और उसके बाद वे गोदाम और सुविधाएं जो अपने आप में भद्दी थी लेकिन मेहनत से बनाई गई थी, वे सभी चींटी भूत द्वारा निगल ली गईं। अंत में भूलभुलैया का केंद्र प्रकट हुआ और चींटी भूत की थूथनी पहले से कहीं अधिक लालच से हिलने लगी। कार्ग, अज्ञात भूलभुलैया का स्वामी, जो किसी तरह राक्षस को रोकने की कोशिश कर रहा था, चीखता हुआ उसकी विशाल थूथनी में चूसा गया और कुचल दिया गया। अंत में पूरी भूलभुलैया को निगल लिया गया। बोर्ड, जैसे ही चींटी भूत ने ऐसा किया, उसने एक बदबूदार डकार लगाया। ओह मेरे! जैसे ही चींटी भूत अपने भोजन को समाप्त करने के बाद मिट्टी में वापस खोदने लगा, रुद्र प्रताप संभल पाया। उसने देर से चींटी भूत को ढूंढने के अपने उद्देश्य को याद किया और राक्षस के सामने जा खड़ा हुआ। चींटी भूत, जिसने अभी अभी खाना खाया था, बहुत भरा हुआ था, यह उसे खड़े देख रहा था। हालांकि वह क्षण बहुत कम रहा क्योंकि उसकी लालची भूख ने उसे हावी कर दिया। उसने तुरंत अपनी खतरनाक थूथनी खोल दी और रुद्र प्रताप की ओर भागा। उसी क्षण रुद्र प्रताप ने उच्च स्वामी की उपस्थिति का प्रदर्शन करते हुए धीरे से फुसफुसाया। रुको! उसकी आवाज उसकी इच्छा का एक अभिव्यक्ति बन गई और उसका शब्द एक अप्रतिरोध्य आदेश बन गया।
चींटी भूत आपके आदेश का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से चींटी भूत अपनी मजबूत देह की तुलना में कम बुद्धि और कमजोर इच्छा शक्ति वाला प्राणी है। ये जानवर, जो केवल अपने शिकार का पीछा करके और खाकर जीवित रहता है, आपके आदेश का विरोध करने में विफल रहा है। आपने सफलतापूर्वक चींटी भूत को रोक दिया है। चींटी भूत अस्थायी रूप से आपकी बात सुनेगा। उसने फिर से फुसफुसाया, अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले संदेश को देखते हुए। मेरा अनुचर बनो। चींटी भूतों में सामाजिक कौशल की बहुत कमी होती है। वे केवल ये भेद करना जानते हैं कि क्या भोजन है और क्या नहीं। इस प्रकार अनुचर शब्द जानवर के लिए समझने के लिए बहुत कठिन है। आप अपना अर्थ व्यक्त करने में विफल रहे, लेकिन उसे आपके आदेशों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से मजबूर महसूस हो रहा है। जीवन में पहली बार चींटी भूत बहुत उलझन महसूस कर रहा है। अगर आप इसे जल्दी नियंत्रित नहीं करते तो राक्षस अपनी उलझन में तोड़फोड़ मचा सकता है। रुद्र प्रताप को महसूस हुआ कि चींटी भूत को पकड़ना उसने सोचा था उससे कहीं आसान था, और उसे एहसास हुआ कि यह इसलिए था क्योंकि राक्षस बौद्धिक रूप से असमर्थ था। वह आगे बढ़ा, प्रतिरोध के संकेत में सख्ती से कांपते राक्षस को देखते हुए, और बोला, अगर तुम मेरा पालन करोगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पर्याप्त खाने को मिले। केवल पेट भरने की इच्छा से प्रेरित चींटी भूत के लिए आपके शब्द सबसे प्रभावी साबित हुए हैं। चींटी भूत बहुत प्रलुब्ध है। वास्तव में बुद्धिहीन राक्षस की तरह एक साधारण आदेश बहुत अधिक प्रभावी था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा, जिसकी तुलना तुमने अभी खाया है उससे नहीं की जा सकती, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। चींटी भूत अब पूरी तरह से आपके शब्दों में रुचि ले रहा है। तारांकन टपक, तारांकन। चींटी भूत रुद्र प्रताप के चेहरे की ओर झुकते हुए मोटा थूक टपकाने लगा, मानो वह उसके शब्दों को थोड़ा और करीब से सुनना चाहता था। तारांकन तारांकन तारांकन, तारांकन आह, तारांकन। रुद्र प्रताप ने चींटी भूत को बेकाबू होते हुए देखा, थके हुए भाव के साथ जम्हाई लेते हुए। मूर्ख राक्षस का ध्यान रखना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। चींटी भूत वास्तव में बहुत मूर्ख था। जैसे ही उसने सोचा कि यह उसकी बात सुनने लगा है, यह उसके आदेशों को भूल जाता और तुरंत उसकी ओर भागने लगता, मानो वह उसका अगला भोजन था। हर बार उसे राक्षस को फिर से लुभाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता। इस प्रकार इसे 10वीं मंजिल से 9वीं तक ले जाना अविश्वसनीय रूप से थकाऊ था। बहुत सारे आदेश शब्दों का उपयोग करने के एक साइड इफेक्ट के रूप में उसे सिरदर्द होने लगा, और उसने अपनी योजना छोड़ने पर भी विचार किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसकी कठिन यात्रा का पुरस्कार मिल रहा था। कार्ग, बकरी मनुष्य के शरीर और बाज के सिर वाले सेटाज चींटी भूत द्वारा शिकार किए गए। वे कुचले गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसकी बड़ी जबड़ों में निगल लिए गए। करंच करंच, तारांकन। 15 सेटाज ने चींटी भूत के पहले भोजन में योगदान दिया, और रुद्र प्रताप अपने सामने खेले जा रहे इस दृश्य को देखकर तालियां बजाए बिना नहीं रह सका। यह शायद इस पल के लिए लुयान को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त था। जब तक ड्यूक स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता, लालची चींटी भूत तोड़फोड़ मचाता रहेगा और सेटाज को अपनी संख्या में नुकसान उठाना पड़ता रहेगा। आह, रुद्र प्रताप ने ऊपर देखा। जब उसे चींटी भूत की बदबूदार सांस करीब आते हुए महसूस हुआ तो वह अपने विचारों से बाहर निकला। चींटी भूत आपको भूखी नजरों से देख रहा है। उसने अभी अभी खाना खाया है, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद भोजन उसे भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। चींटी भूत ने आपको अपना शिकार पहचान लिया है। रुद्र प्रताप की खुशी अल्पकालिक थी और उसे राक्षस के हमले से बचने के लिए उसके सिर पर प्रहार करना पड़ा। उसने शाप दिया, तू बेवकूफ कहीं का। चींटी भूत वास्तव में बहुत मूर्ख था। तारांकन तारांकन तारांकन। चींटी भूत एक बार फिर रुद्र प्रताप की इच्छा शक्ति से दबा दिया गया था। ये स्पष्ट था कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि लुयान की भूल भुलैया पास ही थी, उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब से चींटी भूत एक समस्या थी जिससे लुयांग और सेटाज को निपटना होगी, वह नहीं। बिना हिचक के उसने खुले मैदान को छोड़ दिया और महान भूल भुलैया की ओर चल पड़ा। आने पर उसने वेलिसिस और डेडालिस से मिलने और उनके अधूरे शोध की जांच करने को स्थगित कर दिया और सीधे एंजेला के पास चला गया। अनुष्ठान रिचुअल पूरी तरह से तैयार है। एंजेला ने उसका स्वागत किया, उसके गाल लाल हो रहे थे। एंजेला ने ऐसा भाव के साथ रुद्र प्रताप का स्वागत किया मानो वह उसका इंतजार कर रही थी। वह घातक रूप से थकी हुई दिख रही थी, मानो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, और उसके हाथ उसके थके हुए गालों का सहारा लिए हुए थे। उसने टिप्पणी की, मैं काफी बदसूरत दिख रही हूँ, है ना? मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं अनुष्ठान की तैयारी में बहुत व्यस्त थी। जवाब में रुद्र प्रताप ने उसे देखते हुए पूछा कि क्या हुआ था। ट्रू ब्लडलाइन, सच्ची रक्त वंश से खुद को भरने से पहले मुझे अपने भीतर के सारे पुराने खून को खाली करना होगा, एंजेला ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, और कहा कि वह अपने भीतर के सारे पुराने खून को बाहर निकालना पसंद करती, लेकिन वह ऐसा करते समय अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। क्या आपको सच में इतना आगे जाने की जरूरत है?
रुद्र प्रताप ने पूछा, क्या ट्रू ब्लड लाइन इतनी महान थी कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? उसने सिर हिलाया क्योंकि वह एंजेला को देख रहा था, जो अपने बीमार दिखने के बावजूद भी उतनी ही आकर्षक लग रही थी। अगर स्वामी अंधे होते तो आप अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए कितना आगे जाएंगे? एंजेला ने पूछा। रुद्र प्रताप को खुद को उस सवाल का जवाब देने में असमर्थ पाया। वह बस उसके सवाल के पीछे की बेचैनी को महसूस कर सका। मेरे लिए ट्रू ब्लड लाइन वही है, नकली का असली बनना, अब और नहीं एक परजीवी बनकर दूसरों के जीवन से चिपके रहना, अपनी खुद की इच्छा और आंखों से दुनिया को देखना। यही उस वैम्पायर और उस वैम्पायर में फर्क है जिसकी रगों में ट्रू ब्लड लाइन बह रही हो, एंजेला ने एक दृढ़ स्वर में कहा। मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रुद्र प्रताप ने पूछा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एंजेला का चेहरा तेजी से एक लाश जैसा दिखने लगा और वह इस तथ्य को और अधिक अनदेखा नहीं कर सका। हमेशा की तरह, कृपया मुझे अपना खून प्रदान करें, स्वामी, एंजेला ने कहा क्योंकि उसके नीले होंठों से निकलने वाली आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। मुझे बस सामान्य से ज्यादा खून की जरूरत है। वह अब अपने शरीर को नियंत्रित करने में भी असमर्थ थी और वह रुद्र प्रताप से बुरी तरह चिपकी हुई थी। रुद्र प्रताप ने अपनी बाहों में उसके शरीर की भारहीनता को देखते हुए त्योरियां चढ़ाईं और कहा, मैं समझ गया, इसलिए अभी बात करना बंद करो। उसने उसे उसके पास बनी छोटी बिस्तर पर लिटा दिया। एक और बात, एंजेला की आंखें उस समय लगभग बंद हो चुकी थीं और उसने अपने सामान से एक तेज खंजर निकाला। मैं नियंत्रण खो सकती हूँ। अगर ऐसा होता है तो हिचक नहीं। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था कि वह क्या कहना चाहती थी। अभी इसकी चिंता करने का समय नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। अगर अनुष्ठान विफल हो गया तो वह एक राक्षस बन जाएगी जो बस जीवित रहने के लिए हर दिन खून की चाहत रखेगी। उसकी तर्क शक्ति उसके आदिम वैम्पायर स्वभाव द्वारा क्षरित हो जाएगी और उसका शरीर एक बदसूरत ढेर में बिखर जाएगा। फिर भी एंजेला ने अंत तक हिचक नहीं की। रुद्र प्रताप को अपनी कलाई पर झन्ना महसूस हुई। उसने आंखें सिकोड़कर एंजेला को देखा। अनुष्ठान उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबा और थकाऊ साबित हुआ। एंजेला खून को बहुत धीमी गति से निकाल रही थी। वह उस वैम्पायर से पूरी तरह अलग थी जो अपने स्वामी के खून के लिए सिर पर पैर रखे हुई थी। इसकी बदौलत, हालांकि अनुष्ठान की शुरुआत से काफी समय बीत चुका था, एंजेला ने जितना खून निकाला था वह ज्यादा नहीं था। इस प्रकार रुद्र प्रताप को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, चक्कर तो दूर की बात थी। उसका अग्रभाग बस लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने के कारण दुख रहा था। उसने एंजेला को देखा। वह अभी भी पीली थी और उसकी त्वचा अभी भी खराब दिख रही थी। वह उसे सोया हुआ समझ जाता अगर वह कभी कभी उसकी कलाई से खून न चूसती। लेकिन वह जानता था, वह उसके भीतर शुरू हो रहे महान बदलाव को महसूस कर रहा था। तारांकन पश्चात, तारांकन, एंजेला के शहद रंग बाल टूट गए और बिखर कर जमीन पर फैल गए। उसकी पीली लेकिन सॉफ्ट दिखने वाली त्वचा सूखकर सूखे धान के खेत की तरह फटने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे क्षरण और वृद्ध होने लगा। उर्ग, शांत भाव से उसे देख रहे रुद्र प्रताप ने अचानक एक तेज दर्द के कारण त्योरियां चढ़ाईं। एंजेला ने उसकी कलाई से खून चूसना शुरू कर दिया था, मानो वह उसकी आत्मा को ही चूस रही हो। घाव से बहने वाले खून की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। उसी क्षण उसका परिवर्तन तेज हो गया। उसके बाल गिर गए और फिर दोबारा उगाए। उसकी त्वचा फटी और झुर्रियां आईं और फिर उसका मुलायम मांस फिर से प्रकट हुआ। समय, जो धीमा हो गया था, अचानक तेज हो गया, मानो वास्तविकता स्वयं एक वीडियो की तरह फास्ट फॉरवर्ड हो रही थी। तुरंत रुद्र प्रताप का सिर घूमने लगा। एक बार में बड़ी मात्रा में खून निकलने के कारण उसे अपना शरीर तुरंत गीला महसूस हुआ। फिर भी एंजेला उसका खून चूसती रही, धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। मैं नियंत्रण खो सकती हूँ। अगर ऐसा होता है तो हिचक नहीं। रुद्र प्रताप ने याद किया कि उसने अनुष्ठान शुरू होने से ठीक पहले क्या कहा था। खंजर के तेज ब्लेड से परावर्तित प्रकाश ने उसकी आंख पकड़ ली। नहीं, अभी नहीं। वह थोड़ा और रुक सकता था। उसने अपने होंठों को कड़ा दबाया क्योंकि वह एंजेला को देख रहा था, जो फिर से बूढ़ी हो गई थी। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। उसकी खून के लिए अनियंत्रित भूख खतरनाक चरम पर पहुंच गई थी। उस छोटे से समय में एंजेला युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच दर्जनों बार उतार चढ़ाव का सामना कर चुकी थी और रुद्र प्रताप को थकान का एहसास होने लगा। अब सच में निर्णय लेने का समय आ गया था। उसने अनुष्ठान से पहले उसे कुछ बताया था। उसने उल्लेख किया था कि वह अपने स्वभाव के कारण ज्यादती कर सकती है और अगर अनुष्ठान विफल हो गया तो वह एक बदसूरत खून प्यासे राक्षस में बदल जाएगी। खतरे के बावजूद वह अनुष्ठान करने के लिए तरस रही थी। ट्रू ब्लड लाइन प्राप्त करने और उसकी एक परिपूर्ण सेविका बनने की उसकी इच्छा, या अपने स्वामी के साथ गर्व से खड़े होने की उसकी इच्छा। रुद्र प्रताप को नहीं पता था कि दोनों में से कौन सी उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, या शायद वह उसका उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। ट्रू ब्लड लाइन प्राप्त करने का मतलब एक ऐसे प्राणी में बदलना था जो किसी और पर निर्भर नहीं करता था।
नवजात एंजेला को रुद्र प्रताप की जरूरत नहीं होगी। समस्या उसके स्वाभाविक स्वार्थ के कारण हो सकती थी। जैसे जैसे रुद्र प्रताप को अपना शरीर भारी लगने लगा, उसके विचार एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच गए और उसके पास रखा खंजर और अधिक आकर्षक होता गया। लेकिन अंत में उसने खंजर नहीं उठाया। रुद्र प्रताप ने एंजेला पर थोड़ा और भरोसा करने का फैसला किया। एंजेला, उसने अपनी शक्ति एकत्र की और उस संक्षिप्त क्षण में एक गहरी आवाज में उसने उसका नाम पुकारा। मैं तुम्हें अपने खून का मूल्य चुकाऊंगा। उसे निश्चित नहीं था कि एंजेला, जो अपने पागलपन में उसके खून का लाल कर रही थी, उसे सुन सकती है या नहीं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम अपनी ट्रू ब्लड लाइन प्राप्त करो और मेरी सेवा करो। एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी और मानो उसका जवाब देते हुए मध्यवायु में एक संदेश प्रकट हुआ। वैम्पायर एंजेला एक ट्रू ब्लड वैम्पायर में बदलना शुरू कर दिया है। तारांकन तारांकन तारांकन। जबकि रुद्र प्रताप एंजेला के साथ अनुष्ठान में व्यस्त था, अधोलोक में अराजकता फैला हुआ था। एक अजेय राक्षस अपने दृष्टिगोचर होने वाले सभी जीवन रूपों का शिकार कर रहा था। शुरू में केवल कुछ इकाइयों का बलिदान हुआ था। हालांकि पास की एक टोह दस्ते को यह घटना अजीब लगी और उन्होंने क्षेत्र की खोज की और जो उन्होंने देखा वह एक पूर्ण अराजकता थी। तारांकन कुर्ग। तारांकन। चींटी भूत ने अपने पेट के भरे होने पर डकार लगाया। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो डकार ने उसका पेट फिर से खाली कर दिया था और उसे और भोजन के लिए तैयार कर दिया था। अंत में जब वह अपने भोजन को पचा लेता था तो शिकार करने के लिए बहुत सारा शिकार मौजूद था। क्यार्ग। चीखें अधोलोक में गूंजी क्योंकि शिकार राक्षस के पेट में निगल लिया गया। चींटी भूत अपने चारों ओर की हर चीज को अंधाधुंध खाता रहा। किसी बिंदु पर राक्षस की ओर जंगली तरीके से आक्रमण कर रहे सेटास भागने लगे। उनकी लड़ने की भावना राक्षस की ताकत और भूख से दब गई थी। हालांकि चींटी भूत को कोई जल्दी नहीं थी। उसने इतना ज्यादा खा लिया था कि वह कई दिनों तक बिना खाए रह सकता था और इसके अलावा पास में और भी बहुत सारा शिकार मौजूद था जिसे वह जब चाहे शिकार कर सकता था। इस प्रकार उसने पीछे हट रहे सेटास का पीछा नहीं किया। एक लंबा समय बीता और राक्षस बदलने लगा। चींटी भूत ने अपना पूरा जीवन भूख के कारण परेशान होकर बिताया था। जीवन का उसका एकमात्र लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त भरा हुआ महसूस करे। लेकिन वही चींटी भूत अब ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। उसका पेट भरा हुआ था, उसके पास प्रचुर शिकार था और अगर वह लंबा इंतजार करता तो भोजन स्वयं ही उसके जबड़ों में चला आता। इसकी वजह से वह भरा हुआ महसूस करने के आदी हो गया और अब उसे भूख नहीं लगती थी। भूख मिट जाने के बाद उसने पहली बार सोचना शुरू किया। उसका विकास हुआ और वह एक स्वादिष्ट भोजन की इच्छा विकसित करने लगा। वह एक विचार उसके दिमाग पर हावी होने लगा और चींटी भूत जानता था कि क्या स्वादिष्ट था, ऊर्जा के विशाल द्रव्यमान जिसे उसने कई बार खाया था। भूलभुलैया के कोर चींटी भूत का पसंदीदा भोजन थे। इस प्रकार वह स्वादिष्ट भोजन की गंध की दिशा में चल पड़ा। वह उस दिशा में चलने लगा जहां से सेटास आए थे, उनके महल की ओर। तारांकन तारांकन तारांकन। एंजेला ने सफलतापूर्वक ट्रू ब्लड लाइन प्राप्त कर लिया है। रुद्र प्रताप, जो अपने सामने प्रकट हुए संदेश को उनींदी आंखों से घूर रहा था, बाद में स्थिति को समझ पाया। एंजेला के साथ जुए का परिणाम सफल रहा था। एंजेला एक वैम्पायर से एक ट्रू ब्लड वैम्पायर में विकसित हो गई है। ट्रू ब्लड वैम्पायर साधारण वैम्पायर से पूरी तरह से अलग होते हैं। साधारण वैम्पायर, जो केवल अपने जीवन स्रोत के साथ परजीवी संबंध में रक्त अनुबंध के माध्यम से जीवित रह सकते हैं, ट्रू ब्लड वैम्पायर स्वयं में एक अलग प्रजाति है। एंजेला अब साधारण वैम्पायर होने के नियमों से पूरी तरह से मुक्त है। उसकी शारीरिक क्षमताओं में नाटकीय वृद्धि हुई है और उसने अद्वितीय शक्तियां भी प्राप्त कर ली हैं। नवजागृत ट्रू ब्लड वैम्पायर एक बच्चे की तरह है। उसे अपनी खुद की क्षमताओं को महसूस करने और उपयोग करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि उसी नवीन शारीरिक दक्षता के साथ वह औसत अधोलोक कुलीन को भी चुनौती देने में सक्षम है। एंजेला के ट्रू ब्लड वैम्पायर में पूर्ण रूप से बदलने में काफी लंबा समय लगेगा। बाहर से ज्यादा कुछ नहीं बदला था, वह बस पहले से ज्यादा जवान और ज्यादा सुंदर हो गई थी। लेकिन इतना ही एंजेला को एक पूरी तरह से अलग प्राणी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसकी पुरानी उपस्थिति, जो अभी भी सुंदर थी लेकिन कुछ उदास थी, अब एक ताजा खिले हुए फूल की तरह चमक रही थी। वह जीवन शक्ति से भरी हुई दिख रही थी और उसे गाल यौवन के कारण लाल थे। ऐसा लग रहा था मानो एक पोर्सिलेन गुड़िया जिंदा हो गई हो। विलुप्त ट्रू ब्लड वैम्पायर कबीला अधोलोक में पुनः प्रकट हुआ है। एक नए कबीले का जन्म अधोलोक के लिए एक वरदान है। ट्रू ब्लड वैम्पायर कबीले की वापसी का समाचार पूरी मंजिल में फैल गया है। इस समाचार को सुनकर बिखरा हुआ वैम्पायर कबीला एकत्र होगा। केवल उन सभी को अपने सामने घुटने टिकाने के बाद ही एंजेला अंधकार की सच्ची रानी बन सकती है। वह अब नई संस्थाओं का निर्माण करने में सक्षम है। वह अपने कबीले के साथियों को स्वीकार कर रही है। रुद्र प्रताप को निश्चित नहीं था कि ट्रू ब्लड वैम्पायर कितना महान अस्तित्व था, लेकिन अनुष्ठान का सफल होना उसके लिए काफी था।
अतीत में जब उच्च स्वामी अधोलोक पर शासन करते थे, वैम्पायर इतने शक्तिशाली थे कि वे प्राचीन स्वामियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अंधेरे पर शासन करने की ट्रू ब्लड वैम्पायर की क्षमता ऐसी थी कि शक्तिशाली स्वामी भी इसे हल्के में नहीं ले सकते थे, और ट्रू ब्लड वैम्पायर का पालन करने वाले असंख्य कबीले और प्राणी उच्च स्वामियों की सेनाओं के बराबर शक्तिशाली थे। उच्च स्वामियों ने उन्हें स्वामी के रूप में मान्यता देकर और उन्हें अधोलोक पर प्रभुत्व प्रदान करके उन्हें एक भयंकर दुश्मन बनाने से बचा था। हालांकि अधोलोक पर आए दुष्वप्न गोधूली ट्वाइलाइट में ट्रू ब्लड वैम्पायर कबीला बिना किसी वंशज को छोड़े नष्ट हो गया और प्रभुत्व का उत्तराधिकार का अधिकार खो गया। रुद्र प्रताप को कम से कम उम्मीद थी, उसे एक और उच्च स्वामी के बारे में नई जानकारी मिली और उसने अनजाने में एंजेला को देखा जो सोई हुई थी। साधारण वैम्पायर दूसरों के माध्यम से परजीवी जीवन जीने के अभिशाप के साथ पैदा होते हैं। अन्य उच्च स्वामियों की शक्तियों के विपरीत जो अधोलोक में बिखरी हुई थी, ट्रू ब्लड की शक्ति रक्त के अभिशाप से बंधी थी और अधोलोक में कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। अधोलोक में ट्रू ब्लड वैम्पायर कबीले का पुनर्जन्म होने का मतलब ये भी है कि अधोलोक में उद्देश्यहीन भटक रही ट्रू ब्लड की शक्ति को आखिरकार एक वाहन मिल गई है। उसी क्षण एंजेला, जिसे रुद्र प्रताप सोच रहा था कि वह थकान के कारण सो गई है, ने अपनी आंखें खोलीं। लेकिन उसकी आंखें बहुत अपरिचित और दूर की लग रही थीं। ऊब गए होने का भाव भरी एक नजर रुद्र प्रताप को देख रही थी, मानो वे आंखें किसी ऐसे परम सत्ता की थीं जो लंबे समय से अधोलोक पर राज कर रहा था। अन्य उच्च स्वामियों की शक्तियों के विपरीत जो टुकड़ों में कमजोर हो गई थीं, हाल के इतिहास में कभी प्रकट न होने वाली ट्रू ब्लड की शक्ति में न केवल उसकी शक्तियां हैं, बल्कि उसके लुप्त हो चुके स्मृतियां भी हैं। एंजेला एक प्राचीन स्वामी का अवतार बन गई है।